तरीके से चल रही हैं वो आपको, लेकिन उससे पहले खबर डिफेंस कमेटी के हवाले से, क्योंकि बहुत ही अहम इजलास दिल्ली के अंदर हो रहा था जिसमें कांग्रेस की नाराजगी जाहिर की गई कांग्रेस की तरफ से, जहां पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा साबिक सदर पार्टी के और रुकने पार्लियामान राहुल गांधी ने वॉकआउट किया इस मीटिंग से। जी हां, कल की बात करेंगे। दिफाई उमूर की मीटिंग में कल हंगामा हुआ है और कांग्रेस ने मीटिंग से वॉकआउट किया है जब राहुल गांधी को मीटिंग में बोलने की इजाजत नहीं दी गई है, जिसके साथ उन्होंने चीन पर सवाल उठाए थे। चीन के साथ तैयारियों पर राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा था। उसके बाद मीटिंग के दौरान हंगामा हुआ और हंगामा होने के बाद ही कांग्रेस ने मीटिंग से वॉकआउट किया है। कांग्रेस के दीगर अरकान ने भी ऐतराज जताया कि उन्हें बात करने की यहां इजाजत नहीं दी गई। हालांकि चीन के साथ तैयारियां क्या चल रही हैं इस पर राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की गई थी सवाल पूछने की, और दूसरी तरफ इल्जाम यह आयद किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि कुछ ऐसी चीजें जिन पर खुद फौज के आला ओहदेदार बात कर सकते हैं या उनकी जिम्मेदारी है वो बात करें, क्योंकि फौज की जो वर्दी है उसकी क्वालिटी को लेकर भी बात हो रही थी। तो उस पर राहुल गांधी का ये मानना है, कांग्रेस का ये मौकिफ था कि इस पर आला अफसरान है वो खुद बात करें, वक्त ज़ाया ना किया जाए, बल्कि जो दीगर मामलात हैं, मुल्क की सलामती का मामला है, चीन के साथ तैयारियां कैसी हैं, चीन के साथ जारहाना रवैये के साथ निपटने के लिए क्या कुछ इंतजामात और तैयारियां नजर आनी चाहिए, इन सब पर वक्त की अहम जरूरत है कि बात होनी चाहिए, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही है। और बीजेपी के रुकन की तरफ से जो चेयरमैन भी है इस कमेटी के, उनकी तरफ से उन्हें रोका गया। जो इल्ज़ाम है कांग्रेस का, जिसकी चेयरमैन की तरफ से भी, कमेटी हेड की तरफ से इसकी तरदीद भी की गई है कि राहुल गांधी या कांग्रेस के जो इल्जामात हैं वो बेबुनियाद और गलत हैं और उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। लेकिन कांग्रेस ने इस दौरान वॉकआउट किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और टॉप जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो कुछ मामलात ऐसे हैं उनके निगरानी में ये मामलात होने चाहिए जो कांग्रेस का मौकिफ था, लेकिन इस मीटिंग में डिस्कस वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और इस बीच दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा मामला सुर्खियों में है, क्योंकि यूनिफॉर्म को लेकर बात हो रही थी जिस पर राहुल गांधी बात नहीं करना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि दीगर जो मामलात हैं वो हमारे सामने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मामले से कि यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए, वर्दी कैसी होनी चाहिए, जिस पर बात नहीं हो रही है। और फौज के हथियार जो हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी इस सब पर बात करना ज़रूरी है, जिसके बाद उन्होंने अपने जो दीगर अरकान थे इस मीटिंग से वॉकआउट किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात आपको डिफेंस कमेटी की बता रहे थे, दिफाई उमूर के मामलात पर मीटिंग हो रही थी, लेकिन साथ ही बड़ी खबर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से। और पहली बार आप देखेंगे कि एक अलग मुख्तलिफ तकरीब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिसमें वज़ीर आज़म भी दिखेंगे। जी हाँ, पहली बार जो हो रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीब 22 दिसंबर को होगी और 22 दिसंबर को होने वाली तकरीब में पीएम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मेहमान खुसूसी के तौर पर वहाँ मौजूद होंगे। उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी गई है। अलीग बरादरी से वज़ीर आज़म करेंगे खिताब और 1 दिसंबर को AMU को 100 साल मुकम्मल होने के हवाले से जो तकरीब मुनक़द होगी उस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बाज़ाब्ता तौर पर खुसूसी दावत मिली है और वो मेहमान खुसूसी के बतौर वहाँ मौजूद होंगे। पहली बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस तकरीब में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो तकरीब होने वाली है 22 दिसंबर को, उसमें मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत करेंगे। और ये पहली बार ऐसा होगा कि वज़ीर आज़म इस तकरीब का हिस्सा होंगे 100 सालों में, जहाँ पर जो 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 1 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 22 दिसंबर को एक तकरीब रखी गई है और इस तकरीब में वज़ीर आज़म जो ऑनलाइन खिताब करेंगे, वर्चुअली वो अलीग बरादरी से खिताब करने वाले हैं। हालांकि उन्हें जो दावतनामा भेजा गया था वो उनके दफ्तर ने कबूल भी किया है, जिस पर अलीग बरादरी की तरफ से इजहार तशक्कुर किया गया। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म के साथ साथ सदर हिंद रामनाथ कोविंद, नायब सदर M वेंकैया नायडू और वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। ऑनलाइन ये सभी लोग शामिल होंगे और पहली बार ऐसा तारीख में होगा कि इतनी बड़ी हस्तियां इस अहम दिन के मौके पर अहम प्रोग्राम में 22 दिसंबर को जो 7 साला तकरीब होगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, उसमें वज़ीर आज़म बतौर मेहमान खुसूसी और दीगर 3 अहम शख्सियात भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। बढ़ते हैं आगे। जब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अयोध्या के हवाले से खबर बताते चले। राम मंदिर की तामीर के लिए तो काम पहले से शुरू हो चुका है, संग बुनियाद भी रखा गया था और उसके बाद काम शुरू, लेकिन अब मस्जिद की तामीर का काम भी शुरू करने जा रही है सुन्नी वक्फ कमेटी।
उत्तर जी हाँ, प्रदेश बात के। करेंगे अयोध्या के हवाले से। जो 5 एकड़ जमीन जो है अराजी मुस्लिम वक्फ बोर्ड को मिली है, उस सिलसिले में अयोध्या में मस्जिद तामीर करने के हवाले से तैयारियां जोरों पर है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर वक्फ की जानिब से मस्जिद का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर यौम जमहूरिया के दिन इस पर संग बुनियाद रखा जाएगा और इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर 19 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आगे की हिकमत अमली पर बात होगी। जो अयोध्या मामले पर जहां सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन जो अब मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दी है, उस सिलसिले में अब वहां पर मस्जिद तामीर होगी और यौम जमहूरिया के दिन उस पर संग बुनियाद रखी जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर अब 19 दिसंबर को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सभी तफसीलात उसमें दी जाएगी और आगे की हिकमत अमली क्या कुछ होगी वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही आवाम को बताई जाएगी। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से ये जानकारी 19 दिसंबर को दी जाएगी। जैसे गौहर ने आपको बताया कि आगे की हिकमत अमली क्या रहेगी। धनीपुर गांव के अंदर जहां पर अयोध्या में ही मस्जिद बनेगी, 5 एकड़ जमीन जो दी गई थी और 26 जनवरी को यानी यौम जमहूरिया के मौके पर इस काम के लिए संग बुनियाद रखा जा सकता है, जो कि कमेटी का भी मानना है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का मानना है कि यौम जमहूरिया का अहम दिन है, जिस दिन हमारा आइन बना और इससे कोई बेहतर दिन नहीं हो सकता कि जिस दिन अयोध्या में मस्जिद की तामीर के लिए काम शुरू किया जाए या संग बुनियाद रखा जाए। और इसलिए जब आइन बना तो उसी दिन को चुना गया है कि 5 एकड़ जमीन जो अलॉट की गई थी इस अराजी पर मस्जिद के लिए संग बुनियाद 26 जनवरी को रखा जाए। बढ़ते हैं आगे, बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां पर डीडीसी इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए 8वें चरण के लिए 19 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और तैयारियां तेज कर दी गई हैं जिला तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए। डीडीसी इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए तैयारियां जारी हैं और इस सिलसिले में 7वें मरहले कल की बात करेंगे। कल 7वां मरहला हुआ और 7वें मरहले में 57.22% वोटिंग हुई है। करीब 4% जो है मेंढर में जो धांधली का इल्जाम आयद किया गया है कि बूथ कैप्चरिंग के हवाले से कल शाम देर गई तक वहां पर एहतजाज किया गया है। कांग्रेस और साथ ही साथ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ दीगर जो पार्टियों के लिए कारकुन हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से जो इल्ज़ाम आयद किया गया है कि बूथ कैप्चरिंग हुई है और इस सिलसिले में उन्होंने शाम देर गई तक जो है एहतजाज किया है और वहां पर उन्होंने मुतालबा किया है कि जहां पर दोबारा जो है वोटिंग का अमला दोबारा से किया जाए। कल 7वें मरहले की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पोलिंग काफ़ी जो है लंबी कतारें पोलिंग बूथों के बाहर नजर आई। चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला की बात करेंगे। नॉर्थ कश्मीर में सबसे ज़्यादा बांडीपुरा में जो है शरह रही है पोलिंग की शरह और साथ ही साथ जम्मू में भी पोलिंग की शरह सबसे ज़्यादा रही है कठवा के अंदर। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे वादी कश्मीर में तो सबसे कम शोपियान में तकरीबन 6% जो है वोटिंग की शरह। उसके बाद पुलवामा में 11.57% वोटिंग जो है वो दर्ज की गई। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में 57.22% वोटिंग जो शरह जो है वो दर्ज की गई है। लंबी कतारें थी, यही वजह है कि 6% के रिकॉर्ड इस बार टूटे और 57.22% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। जनूबी कश्मीर के अंदर जरूर वादी कश्मीर में या कश्मीर सूबे की बात करें तो कम वोटिंग, लेकिन जम्मू प्रोविंस के अंदर एक बार फिर रिकॉर्ड टूटे। सरहदी जिला पुंछ और राजौरी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक जहां पर कल वोटिंग हुई, यहां पर भी पिछले सारे रिकॉर्ड 6% के नहीं बल्कि असेंबली इंतखाबात में जो वोटिंग होती थी वो शरह भी कई परसेंट पीछे रह गई। और दूसरी तरफ अगर जम्मू सूबे के उन अजला की बात करें जहां पर सबकी नजरें मरकूज थी कल, चाहे वो सरहदी इलाके हों या फिर शहर के करीबी हिस्से हों, यहां पर भी बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन जो मुहाजिरीन हैं या कश्मीरी पंडित हैं उनके एक बार फिर परसेंटेज सिर्फ 3.5 रही है, 3.5% के आसपास वोट डाले गए हैं। और दूसरी बात, कई लोगों के नाम लिस्ट से गायब थे और इनमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के वो बाशिंदे नहीं जो पहले से वोट कर रहे थे, बल्कि वो लोग भी वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जो पहली बार वोट कास्ट करने के लिए निकले थे। पहली बार उनको 370 की मनसूखी के बाद यह मौका मिला था कि वो अपने हक का इस्तेमाल करें, वोट डालें, लेकिन 100 के करीब ऐसे लोग जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब थे, जिसके बाद उन्होंने एहतिजाज भी जम्मू के अंदर किया। पहले आपको सीधा श्रीनगर लिए चलेंगे, सैयद तजम्मुल हमारे साथ बराह रास्त हैं। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल, प्रोग्राम सलाम जेके में वेलकम। कल की जिस तरीके से जो कतारें कल बता रही थी और रिकॉर्ड्स भी टूटे, जो फाइनल परसेंटेज सामने आई है, क्या इंडिकेशंस हैं ये आने वाले इंतखाबात और जो अब तक माजी में होता रहा है उससे कहीं बेहतर और ज्यादा अहमियत इन इंतखाबात की थी, यह अवाम ने साफ कर दिया है?
देखिए आसिफ, जब आप जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की बात करते हैं, कुछ साल छोड़कर 96 और उससे कबल 2008 में जब श्राइन बोर्ड की एजिटेशन चली, उसके बाद जो इंतखाबात हुए, ये दो इंतखाबात नजरअंदाज नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इन जी। इंतखाबात में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। लेकिन बीते चुनाव में जब भी आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री देखें, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे पर कोई भी तंजीम हो जिन्होंने इंतखाबी दंगल में हिस्सा लिया था, वोटरों की बड़ी तादाद हिस्सा लेती रही। ये सिलसिला 87 तक चला। 87 के बाद मोहम्मद यूसुफ शाह और सलाउद्दीन को जिस वक्त उस वक्त की रूलिंग सरकार यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और मरकज में कांग्रेस ने जिस अंदाज से उस वक्त इंतखाबात का रिग किया, उसके बाद इंतखाबी अखाड़े से लोगों का एतबार उठ गया। और आज भी जब मैंने कल एक वोटर से बात की दूर दराज इलाकों में, तो मैंने कहा आप किस सिलसिले में वोट देने आए हैं। ये कोकरनाग का एरिया था। कल जी। तकरीबन 2-3 बुलेटिन में ये नशरियात में हमने देखा। कहा कि इस वोट से कोई मसला हल नहीं होगा, इस वोट से डेवलपमेंट उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन हम एक दूसरे की जिद की वजह से वोट देते हैं कि कोई गुलाम न जीते, बशीर जीतना चाहे, बशीर न जीते तो संकेत जीतना चाहे। यानी इन वोटों में आज का जो मुकाबला है वो डीडीसी चुनाव में एक गांव में अच्छा नुमाइंदा कौन होगा जो इस मोहल्ले के गांव के देख रेख कर सके, तामीर और तरक्की कर सके। हालांकि हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी के रहते हमने मेंबरान असेंबली, हमने मिनिस्टर्स, हमने चीफ मिनिस्टर्स को कहां पाया? सिविल सेक्रेटरी से बाहर डिटेंशन सेंटर्स में पाया। लिहाजा उस क्रेडिबिलिटी, उस साख को वापस लाने के लिए ये एक रोड मैप था, जिसके लिए मुझे लगता है कि लोगों ने एक बार फिर कंट्रीब्यूशन दिया, सपोर्ट दिया। अब जिम्मेदारी उन लोगों के जो इंतखाबी अखाड़े में जीतते हैं। लेकिन इतनी बड़ी वोटिंग परसेंटेज के माने कैसे निकाले जा सकते हैं और किस तरह है? क्योंकि कश्मीर में हम बात करते हैं, जम्मू में तो वोटिंग परसेंटेज बेहतर है ही, और उसके बाद बाकी बकिया इलाकों में। लेकिन कश्मीर में इस वोटिंग परसेंटेज के मतलब ये है कि क्या रीजनल इत्तेहाद जो है, जिस तरह से बिहार में अजीम इत्तेहाद और बाकी जगहों पर, जम्मू कश्मीर में भी जब इस रीजनल इत्तेहाद की हम बात करते हैं, जो कि उसूलों के मुताबिक नहीं बल्कि उसूलों से भी आगे है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मामला को देखकर पीडीपी और बीजेपी इकट्ठा हुआ। उससे पहले बीजेपी और पीडीपी इकट्ठा हुआ था। अब एनसी और पीडीपी इकट्ठा और पीसी साथ में है। मुझे लगता है कि वोटों का बाहर निकलना अच्छा अमल है, लेकिन उसके बाद क्या इनके इख्तियारात ऐसे रहेंगे जो जितना ज्यादा ये एक बड़ा इस वक्त सवाल भी डोरा है, पीटा जा सस्पेंस रहा भी है। है। लेकिन एक चीज, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को नुकसान इस चीज का हुआ है कि जो लोगों ने, जो अभी आप बात कर रहे हैं कि मकामी सतह पर लोगों ने ये डिसाइड इस बार किया है कि अपने इलाके का अगर कोई नुमाइंदा है तो उसे मौका दिया जाए, यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनका बड़ी तादाद में बाहर आना, या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंडिपेंडेंट्स 3-3, 4-4, यहां तक के 10 और 12 तक भी तादाद जाती है जम्मू प्रोविंस के अंदर, जो इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस पार्टिसिपेशन से रीजनल पार्टीज को, बीजेपी हो या दीगर कोई नेशनल पार्टी से लेकर रीजनल पार्टीज तक, आपकी नजर में एक नुकसान वाकई में पॉलिटिकल पार्टीज को होगा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बाद में क्या होगा वो कबल वक्त होगा कहना, लेकिन नुकसान वाकई में पार्टीज को इसका? बिल्कुल। देखिए एक चीज इसमें अहम हुई, ये जो आजाद तबीयत के उम्मीदवार मैदान में आए इंडिपेंडेंट के तौर पर, दरिपर्दा उनको कहीं ना कहीं किसी पार्टी की हिमायत है, और बेशतर लीडरान जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि उनका अपना इत्तेहाद जो है यहाँ पर उसको नुकसान हो सकता है, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठाया। और बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हमारे इंडिपेंडेंट हैं वो सिर्फ मिडफील्ड का रोल अदा करते हैं। उन्होंने गोल पोस्ट तक बॉल लाना है, यानी वो किसी एरिया में उनका कमांड है, उनकी पकड़ है, उनका अच्छा खासा रोल है, वहां पर वोट कट जाएगा। बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऐसे हैं जो गुपकार अलायंस से बाहर है, बीजेपी, एनसी, कांग्रेस किसी को नहीं मानते, कहते हैं कि अपना उम्मीदवार होगा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने इतना भी नहीं सोचा था कि इस इलेक्शन को इतना सीरियसली लोग लेंगे। साबिक मिनिस्टर्स इलेक्शन में, साबिक ब्यूरोक्रेट्स इलेक्शन में है। चौधरी ताज महदीन, जिनका इस वक्त जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी में सबसे ऊंचा कद है और गुलाम नबी आजाद से भी सीनियर है, लेकिन उसके बाद भी वो डीडीसी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह अजाज अहमद खान, गूल अरना से, बुलंद खान के खानदान से, जिस वक्त वो डीडीसी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस वक्त ऐसा लगा कि इसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ती। इसके बाद मुकाबले में बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं जो आजाद इलेक्शन लड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था शायद कि इसका टेम्पो इतना हाई हो जाएगा। लेकिन गुपकार अलायंस के साथ साथ जो अपनी पार्टी है उसका भी अच्छा खासा जो प्लेटफॉर्म अभी बना है 8-9 महीने से, उनके उम्मीदवार भी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी का भी अब कमल खिलने का जो शौक है वो शायद कहीं ना कहीं इमसाल पूरा नहीं हुआ तो शायद आगे बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा मुझे लगता है कि आजाद उम्मीदवारों के लिए अगर वो जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक रोड मैप है
कि वो आगे गुपकार अलायंस के साथ जाएंगे या अपनी पार्टी को ज्वाइन सही करके तजम्मुल, आप हमारे साथ बीजेपी को बने ज्वाइन रहिए। करें। बात इंतखाबात की हो रही तो कुछ और डिटेल्स भी शेयर करते चले, और उसके बाद एक और बड़ी अहम खबर पुलिस के हवाले से भी और बाबर कादरी केस के हवाले से करेंगे। लेकिन जहां पर डीडीसी इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं तो जो 57.22% वोटिंग परसेंटेज सामने आई है, 3.5% जो मैं पहले भी बता चुका हूं माइग्रेंट्स का वोट इस बार रहा है। जो कल वोटिंग हुई है 221 वोट डाले गए हैं 13 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जहां पर कश्मीर वादी के अंदर, और 13 पोलिंग बूथ जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधीनगर के अंदर, जहां पर जम्मू के अंदर भी बनाया गया था। 6 माइग्रेंट्स के जो वोट्स यहां पर कास्ट किए गए कल। इसके अलावा 13 वोट्स गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर के अंदर पड़े, यानी इन 221 वोट्स की जहां तक मैं बात कर रहा हूं। 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कश्मीर वादी के अंदर 100 वोट पड़े, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सोगाम के अंदर, शुमाली कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के अंदर 57 वोट पड़े, सगाम साउथ कश्मीर अनंतनाग के अंदर। इसके अलावा 40 वोट्स जो कल डाले गए हैं फैसल साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले के अंदर। 6 वोट सिंहपुरा डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और पन्नेवा के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कश्मीर के अंदर, जहां पर कुल मिलाकर ये 6 वोट्स अभी तक जो काउंट किए जा रहे हैं 221 में से। 5 वोट्स काकापुरा जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले से, जहां पर कल डाले गए। बिहीबाग कॉन्स्टिट्यूंसी साउथ कश्मीर के अंदर, जहां पर सिर्फ 4 वोट कल डाले गए। 2 वोट्स जहां पर सोईबुग डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी बडगाम के अंदर डाले गए, और 1 वोट डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग जिला अनंतनाग के अंदर डाला गया है। कोई वोट जहां जिन इलाकों के अंदर नहीं डाला गया वो नैदखाई है, हाजन सी का इलाका है बांडीपुरा में, यहां कोई वोट नहीं पड़ा। इसके अलावा चित्रगाम डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी शोपियां के अंदर, और शेरपथरी कॉन्स्टिट्यूंसी गांधरबल जिले के अंदर, यहां पर कोई भी वोट कल नहीं डाला गया। इसके अलावा इंतजामिया की कार्रवाइयां भी जारी रही। एहतजाज की बात कर रहे थे, लेकिन साथ ही 2 लोगों को गौहर पुंछ जिले के अंदर जिन पर मामला भी दर्ज किया गया है, जिन पर यह इल्जाम है कि बालाकोट के अंदर जब इंतखाबात हो रहे थे तो पोलिंग अमला जब यहां पहुंचा सामान के साथ तो तोड़ फोड़ हुई थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, और यहां तक कि इलेक्शन कमीशन तक भी बात पहुंची, और 2 लोगों को अब बुक किया गया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो देर रात तक 12 बजे के करीब पुंछ के अंदर प्रोटेस्ट भी चलता रहा, धांधली के इल्जाम। जी हां, पुंछ के अंदर अगर हम बात करेंगे वहां पर भी कल रात देर गई, तकरीबन 12 बजे तक वहां पर एहतजाज किया गया है, जहां पर आजाद उम्मीदवारों के साथ साथ कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर उम्मीदवारों की जानिब से एहतजाज किया गया। उसमें कारकुन भी शामिल थे। रात देर गए तक वो एहतजाज जारी रहा, जहां उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बूथ कैप्चरिंग, धांधली का इल्जाम लगाया। उस सिलसिले में उन्होंने मुतालबा किया, और इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उन्होंने बात की है कि उन्होंने उसको खत लिखा है, और खत में ये मुतालबा किया कि इस पोलिंग बूथ पर दोबारा जो है पोलिंग हो जाए, क्योंकि यहां पर धांधली हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई। इस सिलसिले में अब देखना होगा कि क्या उसमें दोबारा पोलिंग होगी या नहीं। लेकिन फिलहाल रात देर गए तक एहतजाज बराबर जारी रहा, नाराबाजी की गई है। पुलिस इंतजामिया पर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने इंतजामिया पर सवाल उठाए कि इस तरह का वाक़ा पेश आना, बूथ कैप्चरिंग या धांधली होना, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। और इसलिए भी इल्जाम आयद किया जा रहा था कि यहां पर आजाद उम्मीदवार की तरफ से बूथ कैप्चरिंग की गई, लेकिन बाद में यह भी पता चला कि आजाद उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी भी इस एहतजाज में कूद पड़ी। उन्होंने भी अपने अपने हिसाब से इस पर खूब सियासत की, वहां पर एहतजाज हुआ। और दूसरी तरफ पहले ही जहां पर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के कारकुनान भी एहतजाज कर रहे थे, और उनकी तरफ से भी इल्जाम आयद किए जा रहे थे। देर शाम तक या देर रात तक 12 बजे के आसपास एहतजाज की खबरें सामने आई। और दूसरी तरफ एसएसपी पुंछ रमेश अंग्राल के साथ जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव, वो भी खुद पहुंचे, जो कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन ऑफिसर भी हैं। उन्होंने यहां पर लोगों को पहले समझाने की कोशिश की, हालांकि कुछ नहीं हो सका। और इसके बाद उन लोगों के खिलाफ जो सिविल इंतजामिया के और पुलिस इंतजामिया के अफसरान हैं, जिनकी इस पोलिंग बूथ पर ड्यूटी थी, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी जिम्मेदारी थी, वो तमाम रिपोर्ट्स के अंदर पॉइंट्स मेंशन करके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने कल ही जो कैंडिडेट्स की तरफ से इल्जामात आयद किए गए या जो एहतजाजी कल कह रहे थे, वो तमाम चीजें मेंशन करके एक तहरीरी मकतूब रवाना कर दिया है इलेक्शन कमीशन को। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि शायद कार्रवाई हो सकती है या रीपोलिंग अगर होगी तो इस पर इलेक्शन कमीशन को फैसला लेना है। लेकिन फिलहाल इस पर अभी कोई हतमी फैसला अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है नहीं मिल पाई है कि यहां पोलिंग होगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन को फैसला लेना है। और इससे पहले बफलियाज की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इस तरह का वाकया पेश आया था, जहां अब रीपोलिंग होने जा रही है। और इसके अलावा दूसरी तरफ एक आखिरी चीज आपको यह भी डीडीसी के हवाले से बताते चले कि वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज ने भी प्रोटेस्ट कल जम्मू के अंदर किया।
जो 100 के करीब ऐसे नाम थे, पहली बार वोट डालने जा रहे थे, लेकिन पहली बार ही नाम लिस्ट से गायब था। डोडा के अंदर भी इसी तरह का हुआ, जहां लोकल्स के साथ ये चीज पेश आई, लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजर्स ने भी सख्त नाराजगी का इजहार जम्मू के अंदर आसिफ, यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी, और मिसिंग नाम जो आपने बात की है कि मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की शिकायतें मौसूल हुई हैं। चाहे वादी के अंदर हम बात करेंगे, वादी के मुख्तलिफ अजला से ये शिकायतें मौसूल हुई हैं, और जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला से भी ये शिकायतें मौसूल हुई हैं कि उनका नाम जो है वो जो वोटर लिस्ट है उसमें उनका नाम मिसिंग है, उसकी वजह से वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल नहीं कर सके। बाबर, चलिए जिला तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात को लेकर डिटेल्स तमाम आपके सामने रखी और क्या कुछ हलचल। अब 19 तारीख का इंतजार कीजिएगा। 8वें फेज के लिए वोटिंग होगी और 22 दिसंबर को इंतखाबात, और 19 को याद रखिएगा शाम 5 बजे आप गुलिस्तान न्यूज पर एग्जिट पोल भी देखेंगे। क्या कुछ आदाद-ओ-शुमार बताते हैं, किसका पलड़ा भारी है और किसको इस बार शायद इन इंतखाबात के जरिए बाहर का रास्ता भी आवाम दिखाएगी, ये सब चीजें आपको दिखाएंगे डिटेल्स में शाम 5 बजे 19 तारीख को, जब आखिरी मरहला खत्म हो जाएगा इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। एग्जिट पोल जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क गुलिस्तान न्यूज पर आप देखेंगे। लेकिन बढ़ते हैं आगे, अहम खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर पुलिस की कार्रवाई हुई है और एक अहम इंकशाफ पुलिस की तरफ से किया गया है उस कत्ल केस में जिस पर सबकी नजरें मरकूज थी, और बाबर कादरी कत्ल केस के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मारूफ वकील बाबर कादरी कत्ल केस में पुलिस ने मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। एक अहम सुराग उनको मिले थे, पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और इस मामले में अब 2 लोगों को मजीद गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि सितंबर के महीने में 24 सितंबर को बाबर कादरी मारूफ वकील उनका कत्ल किया गया, शाम देर गए उनका कत्ल हुआ है। उस सिलसिले में पुलिस ने पहले ही 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। अब जो है उन्हें अहम सुराग मिले हैं और पुलिस का मानना है कि मजीद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए सीधा श्रीनगर चलते हैं। सैयद तजम्मुल हमारे साथ हैं क्योंकि अहम मामला है और इस पर तफसीलात और भी लेना जरूरी है। सैयद तजम्मुल, क्या कुछ डिटेल्स और मिल पा रही हैं? ये कौन लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अब तक हुई है? 3 लोग पहले और 2 और पुलिस ने खुलासा किया है कि गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ी अहम खबर है, और जिस तरह से फिल्मी अंदाज में हमने अमूमन देखा कि सेंट्रल जेलों के अंदर से जो डिटेनीज होते हैं उनका बाहर से राब्ता होता है और बाहर का राब्ता जो है बराबर अंदर से होता है। उसके बाद जो पहले से गिरफ्तार शुदा लोग हैं, जिनकी तफसीलात मैं आपको बताऊं कि ये श्रीनगर के उस केस से मुंसलिक हैं जो कि बाबर कादरी का केस था, और बताया जाता है कि मुनीर अजीज वार अलियास कारी, सनाब अब्दुल अजीज वार, यो हतमुल्ला कुपवारा का, तौसीफ अहमद शाह जो कि सनाब गुलाम मोहम्मद शाह पारीपोरा श्रीनगर से इनका ताल्लुक है, जो कि इस वक्त डिटेंशन में है सेंट्रल जेल श्रीनगर में, और उन्हें फिलहाल पुलिस ने जो है वो रिमांड उन्हें हासिल की है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। लेकिन उससे पहले ही श्रीनगर से पहले ही 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, जिसमें जाहिद फारूक जो कि नवाटा से ताल्लुक रखते हैं, आसिफ भट्ट रहमानिया कॉलोनी श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं, शाहिद शफी मीर का ताल्लुक इलाके खानियार श्रीनगर से है। और बताया जाता है कि इनकी गिरफ्तारी में कहीं ना कहीं मारूफ एडवोकेट और टीवी डिबेटर जो कादरी है उनका कत्ल करने में बराह रास्त मुलविस है। पुलिस ने हालांकि उसी वक्त कुछ लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई थी और बताया था कि इन्होंने बाबर कादरी के इस कत्ल केस में इन्हें जो ठोस सबूत और शवाहिद हाथ लगे हैं उससे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद अब इसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई कि जेल के अंदर से भी कुछ लोग और जेल के बाहर से भी कुछ लोग इसमें मुलविस करार दिए गए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। लेकिन जब चालान पेश किया जाएगा तो उस वक्त काफी ज्यादा बारीक बीनिया जम्मू कश्मीर पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मुकम्मल करते वक्त देखना होगा कि क्या वाकई जिस अंदाज से शाम देर गए हवल चौक में उसके अपने घर में नामालूम बंदूक बरदार ने बाबर कादरी का कत्ल किया था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस वक्त भी अपना बयान जारी किया था। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर जोन, उन्होंने साफ कहा था कि मकतूल जो भी हों और उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एक चीज और भी सही जब इसमें जो आप सेंट्रल जेल का जिक्र कर रहे हैं तो ये फिर इसका मतलब है बहुत बड़ी कहानी होगी इसके पीछे कोई, क्योंकि मुनीर अहमद जो नाम आता है वो ऑलरेडी मर्डर केस में था, एक पर स्टोन पेल्टिंग के चार्जेस पहले थे, एक पर कुछ और चार्जेस थे जिसकी वजह से वो पहले जेल में था। लेकिन जेल के अंदर से प्लानिंग होना ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, और बाहर कैसे बात आती है फिर तो जब खुलासा होगा तो इसमें
कुछ सरकारी लोग भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको याद होगा कि बहुत सारे केसों में हमने देखा कि जो, अगर आपको नवीद जट का मामला केस याद होगा कि जब वो एसएमएचएस श्रीनगर से सेंट्रल जेल से सीधे हॉस्पिटल आए जा रहे थे तो उस वक्त फायरिंग का वाक़ा हुआ। उसके बाद नवीद जट वहां से भाग निकले और उसके बाद जो साथ में पुलिस एहलकार थे वो जाम बैक हुआ। उसके बाद कुछ महीने के बाद उनका कहीं ना कहीं जो है इनकाउंटर के बाद उन्हें मारा गया नौगाम एरिया के आसपास। लेकिन उसके बाद सईद शुजात बुखारी केस में उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। इसी तरह से सेंट्रल जेल से काफी ज्यादा, आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल सिम कार्ड्स वगैरह या टेलीफोन मोबाइल वगैरह जो है वहां से जब्त किए गए थे। ये पुलिस का इंकशाफ है और पुलिस सेंट्रल जेल में भी है और पुलिस पारिमपोरा में भी है, बाहर में भी पुलिस ही है। लेकिन जिस वक्त आप ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में फिल्मी अंदाज में जिस अंदाज से ये सारी स्ट्रेटेजी, ये सारी हिकमत अमली बाबर कादरी की, जो पुलिस अपना प्रेस रिलीज जारी करती है आज, उसमें बताती है कि किस तरह से किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेंट्रल जेल में ऑलरेडी जो कैदी है उन पे चार्ज है कि उन्होंने एक रणनीति तैयार की थी, उन्होंने बाबर कादरी को कत्ल कराने में अपना जो साजिश था वो रचा था। उसके बाद बाहर आकर आप हलमतपोरा, कुपवाड़ा, खानियार, पारिमपोरा इन इलाकों से कुछ नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाते हैं। उसके बाद इस केस को आपस में देखते हैं कि डेट्यूनीज जो है वो जेल के अंदर है और जो बाहर उनका ग्रुप है उनकी आपस में किस तरह से एक ये प्लानिंग तैयार कर दी गई थी। कुल मिलाकर बाबर कादरी के इस केस में बड़ी पेशरफ्त और 5 बिल्कुल बड़ी पेशरफ्त है, 5 गिरफ्तारियां। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल इस्लाम श्रीनगर से, आप हमारे साथ रहे, अहम जानकारी आप दे रहे थे। और बाबर कादरी केस में जिन 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, पहले 3 जिनकी शनाख्त भी बाबर कादरी की फैमिली की तरफ से की गई, अब 2 मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं। और पुलिस का यह कहना है कि पहले 3 जो सेंट्रल जेल के अंदर ये सारी कार्रवाई हुई, वहां से प्लानिंग हुई और उसके बाद बाहर कैसे ये चीज निकल कर आई, फिर 2 लोग जिनकी मजीद अभी गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर जो अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, पहले 3 नाम जो सामने आए थे वो पुलिस ने जो सामने रखे थे, क्योंकि एसपी हजरत बल की निगरानी में जो कार्रवाई हो रही थी, उनके जो एसआईटी काम कर रही थी अब तक, जो 24 सितंबर को, हालांकि बाबर कादरी कत्ल केस के बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से स्पेशल टीम बनाई गई थी, इन्वेस्टिगेशन टीम, उस तहकीकाती टीम ने अब तक की इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान 5 नाम जो सामने लाए। पहली 3 आइडेंटिफिकेशंस भी जो घर वाले हैं बाबर कादरी के, उनके कहने पर हुए और उनमें 3 नाम जो सामने आए थे, आसिफ भट्ट जो कि रहमानिया कॉलोनी श्रीनगर का है, जहां पर शाहिद शफी बीर खानियार श्रीनगर का और जाहिद फारूक खान नोहट्टा श्रीनगर से, और 2 और गिरफ्तारियां जहां जिन पर एफआईआर लगा है यूएपीए के तहत, इन पर आर्म्स एक्ट के तहत इन पर अब कार्रवाई होगी। ये दफा इसके तहत भी उन पर दफात लगी हैं। और इसके अलावा श्रीनगर सेंट्रल जेल के अंदर जो कार्रवाई हुई और उसके बाद इन 2 लोगों के बाद में नाम आए, यानी 3 पहले, अब 2 जो नई गिरफ्तारियां हुई, इनके खिलाफ अब सीआईपीसी के तहत भी जो कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन इस मामले में इनसे मजीद पूछताछ अब हो रही है, कार्रवाई आगे बढ़ेगी। फिलहाल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इस वक्त कार्रवाई आगे चल रही है। और 3 नाम जो पहले थे, मुनीर अहमद सेंट्रल जेल में है जिन पर मर्डर का चार्ज था। दूसरे इनके जो साथी हैं जिन पर मिलिटेंसी का इससे पहले चार्ज लगा हुआ है, जिनका नाम तौसीफ शाह बताया जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट नाम जो स्टोन पेल्टिंग के केस में ऑलरेडी जेल में थे और कुछ टाइम पहले पब्लिक सेफ्टी एक्ट 2019 में लगा था जाहिद फारूक खान पर, रिलीज भी हुए उसके बाद, लेकिन अब उन पर यह इल्जाम आयद हुआ है और गिरफ्तारियां इस सिलसिले में अब जब हुई हैं तो जाहिद भी इन 5 में शामिल है। यहां वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ चाहता है। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो वैक्सीन को लेकर सरकार के सामने चैलेंजेस, कोविड-19 के नए मामलात, जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम में आई तब्दीली, इन सब पर बात करेंगे। और महकमा तालीम की तरफ से कुछ नए आदाद-ओ-शुमार, जम्मू कश्मीर के लिए जो अंदराज की शरह है उसमें इजाफा हुआ, एक अच्छी खबर साल के आखिर में 2020 में सामने आई है। इन सब पर तफसील से बात होगी और आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला भी प्रोग्राम में शुरू करेंगे।